मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन परिचय। एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी। भारत रत्न से सम्मानित और भारत का मिसाइल मैन कहे जाने वाले मशहूर वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम अपने बेहतरीन कार्यों के लिए आज भी जाने जाते हैं। डॉ कलाम वर्ष 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। डॉ कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। क्या आप जानते हैं डॉक्टर कलाम ने इसरो में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों और अपनी प्रेरणादायक बातों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। वहीं उनके जन्म दिवस को हर वर्ष विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन परिचय। डॉ कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुल्लाब्दीन था, जो एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असीमा था, जो एक गृहिणी थी। डॉ कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉ कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ कलाम वर्ष 1955 में वे मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। क्या आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना IAF की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि IAF ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। डॉ कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में आ गए। यहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉ कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉ कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाई। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। क्या आप जानते हैं कि डॉ कलाम भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे?
बता दें कि डॉ कलाम से पहले वर्ष 1954 में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। डॉ कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉ कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में अध्यापन कार्य किया और कई पुस्तकें लिखी। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, जिसकी वजह से उन्हें वर्ष 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए काम करते हुए बिताए थे। देश का सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे। लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। यही वजह रही है कि उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। डॉक्टर कलाम को उनके कार्यों के लिए बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिन्हें नीचे दिए गए टेबल में बताया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय, APJ अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी के साथ ही उनके कुछ अनमोल विचारों के बारे में भी बताया जा रहा है, जिन्हें आप नीचे दिए गए बिंदुओं में देख सकते हैं। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। अवुल पकीर जैनुल आबदीन उर्फ डॉ APJ अब्दुल कलाम की जयंती यानी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 15 अक्टूबर 2023 को डॉ APJ अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती मनाई जाएगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉ APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 हुआ। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। APJ अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। APJ अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। डॉ APJ अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी काफी संघर्षों से भरा रहा। शिक्षा के प्रारंभिक काल में उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने घर परिवार के सदस्यों का पालन पोषण भी किया। आइए जानते डॉ APJ अब्दुल कलाम की शिक्षा, उपलब्धि, आविष्कार, कोट्स और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में।
महान व्यक्ति हर दिन पैदा नहीं होते हैं, वे एक सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाले सहस्राब्दियों के लिए याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक महान डॉ एपीजे अब्दुल कलाम हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में रहता था, जहां उसके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें से वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने से तीर्थयात्रियों को लाने और किराने का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। नतीजतन कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया था और जीवनयापन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कम उम्र में कलाम को अपनी पारिवारिक आय के पूरक के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। अब्दुल कलाम की शैक्षिक पृष्ठभूमि हालांकि कलाम के स्कूल में औसत ग्रेड थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की इच्छा सबसे ज्यादा थी। उन्होंने अध्ययन में बहुत समय बिताया और गणित में विशेष रुचि विकसित की। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। एक वैज्ञानिक के रूप में कलाम ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1960 में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में नौकरी के अपने विकल्प से आश्वस्त नहीं था। कलाम को 1969 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। कलाम को 1970 से 90 के दशक के बीच सरकार की एलवी और एसएलवी परियोजनाएं प्राप्त हुईं। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया और इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन की मांग की। उनके शोध और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में महान ख्याति दिलाई। इसके बाद कलाम 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले 5 साल तक उसी पद पर रहे। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी अपार भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। कलाम अब एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे, जिन्हें आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। हालांकि उनके द्वारा किए गए परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी हंगामा मचाया। कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना को सामने रखा, जो उनके अनुसार 20 वर्षों में भारत के कद को विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने का एक शानदार तरीका था। योजना ने उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र की प्रगति की कल्पना की। देश के राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम सर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 25 जुलाई 2002 में वे देश के राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 था। कलाम भारी मतों से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनों ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नामित किया और इसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उन्हें प्यार से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था क्योंकि उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए और पूरे देश में अनगिनत काम किए थे। वह निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त साहसी थे, चाहे वह कठिन हो या संवेदनशील हो या फिर अत्यधिक विवादास्पद हो। लाभ का पद शायद वह कठिन अधिनियम है जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करना था। 1701 में निपटान के अंग्रेजी अधिनियम के अनुसार लाभ का पद यह स्पष्ट करता है कि शाही परिवार के तहत एक पेशेवर स्थापित करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी प्रकार का प्रावधान है या जो राजकुमार से पेंशन ले रहा है के पास नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम करने का अधिकार। यह शाही परिवार को प्रशासनिक स्थितियों पर शून्य प्रभाव डालने की अनुमति देगा। वह 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार और पद संभालने की इच्छा व्यक्त की लेकिन बाद में अपना विचार बदल दिया। कार्यालय से विदाई लेने के बाद वह शिफ्ट हो गए और शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपना छात्रों को व्याख्यान देना शुरू किया। उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति और ज्ञान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर जैसे शैक्षणिक संस्थानों को भी रोशन किया। सर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के चांसलर के रूप में कार्य किया। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया। देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के विषय पर ध्यान केंद्रित करना। दिल का दौरा और अब्दुल कलाम का निधन जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मरना ही होता है, लेकिन कुछ लोग देश के लिए अपने योगदान के कारण लाखों लोगों के दिलों में अमर हैं। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह पूरे देश के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए एक बेहद दर्दनाक समय था, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करने वाले एक महान व्यक्ति दुनिया छोड़ गए। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम IIM शिलांग में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलांग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। फिर उनके पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी ले जाया गया और वहां से एयरफोर्स के विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई अन्य नेताओं ने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उनके शरीर को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढक दिया गया और उनके गृहनगर लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में करीब 35,000 लोगों ने शिरकत की और ऐसी महान व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए एकजुट होकर प्रार्थना की। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के लेखन। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल एक महान राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक अच्छे शिक्षक और लेखक भी थे। उनमें कई नाजुक गुण और दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए एक उत्कृष्ट सपना देखा और महसूस किया कि युवा क्रांति ला सकते हैं। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान उन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण और जबरदस्त दूरदर्शी के माध्यम से कई छात्रों को प्रेरित किया। इसके अलावा डॉक्टर कलाम एक महान लेखक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जो मुख्य रूप से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए हैं। उनका भारत का निर्माण 2020 हमारे लिए एक उपहार की तरह था और उनके पास भारत को एक महाशक्ति बनाने की सभी रणनीतियां थीं। इस पुस्तक में उन्होंने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में भोजन और विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, उन्नत सूचना और संचार प्रणाली, अच्छी बुनियादी सुविधाओं, बिजली उत्पादन में पर्याप्तता,
कुछ उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता जैसे कुछ कारकों पर ध्यान केंद्रित किया था। जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक, संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक यादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था।